यह एक ऐसी औरत की कहानी है जो फिल्मों में छोटे मोटे रोल के लिए लड़कियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनकी दलाली भी करती है। अजीम ने अपने दोस्त भट्टासावे को एक फिल्म में काम दिलवाया तो भट्टासावे ने उसकी दावत करनी चाहिए। इसके लिए उसने माला की मदद ली, जिसने उस फिल्म के लिए गाने वाली लड़कियों का इंतजाम किया था। फिर भट्टासावे के कहने पर उसने अजीम को एक कमसिन लड़की भी उपलब्ध करा दी थी। जब भट्टासावे ने माला को अपने साथ सोने के लिए कहा तो उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वह तो उसे अपना भाई समझती है। गाने लिखने वाला अजीम गोविंदपुरी जब ABC प्रोडक्शंस में मुलाजिम हुआ तो उसने फौरन अपने दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर भट्टासावे के मुतालिक सोचा, जो मरहटा था और अजीम के साथ कई फिल्मों में काम कर चुका था। अजीम उसकी एलियतों को जानता था। स्टंट फिल्मों में आदमी अपने जौहर क्या दिखा सकता है, बेचारा गुमनामी के गोशे में पड़ा था। अजीम ने चुनांचे अपने सेठ से बात की और कुछ इस अंदाज में की कि उसने भट्टासावे को बुलाया और उसके साथ एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट 3000 रुपयों में कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करते ही उसे 500 रुपये मिले, जो उसने अपने कर्ज ख्वाहों को अदा कर दिए। अजीम गोविंदपुरी का वो बड़ा शुक्रगुजार था, चाहता था कि उसकी कोई खिदमत करे, मगर उसने सोचा आदमी बेहद शरीफ है और बेगर्ज। कोई बात नहीं, आइंदा महीने सही, क्योंकि हर माह उसे 500 रुपये कॉन्ट्रैक्ट की रूह से मिलने थे। उसने अजीम से कुछ न कहा, दोनों अपने अपने काम में मशगूल थे। अजीम ने 10 गाने लिखे, जिनमें से सेठ ने 4 पसंद किए। भट्टासावे ने मौसीकी के लिहाज से सिर्फ 2 उनकी उसने अजीम के इश्तिराक से धुनें तैयार की जो बहुत पसंद की गईं। 15-20 रोज तक रिहर्सलें होती रहीं। फिल्म का पहला गाना कोरस था। इसके लिए कम अज कम 10 गवैया लड़कियां दरकार थीं। प्रोडक्शन मैनेजर से कहा गया, मगर जब वो इंतजाम न कर सका तो भट्टासावे ने मिस माला को बुलाया, जिसकी आवाज अच्छी थी। इसके अलावा वो 5-6 और लड़कियों को जानती थी जो सुर में गा लेती थी। मिस माला खांडेकर, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि कोल्हापुर की मरहटा थी। दूसरों के मुकाबले में उसका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ ज्यादा साफ था। उसको ये जबान बोलने का शौक था। उम्र की ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे का हर खद व खाल अपनी जगह पर पुख्ता। बातें भी उसी अंदाज में करती कि मालूम होता अच्छी खासी उम्र की है, जिंदगी के उतार चढ़ाव से बाखबर है। स्टूडियो के हर कारकुन को भाईजान कहती और हर आने वाले से बहुत जल्द घुल मिल जाती थी। उसको जब भट्टासावे ने बुलाया तो वो बहुत खुश हुई। उसके जिम्मे ये काम सुपुर्द किया गया कि वो फौरन कोरस के लिए 10 गाने वाली लड़कियां मुहैया कर दे। वो दूसरे रोज ही 12 लड़कियां ले आई। भट्टासावे ने उनका टेस्ट लिया, 7 काम की नकली, बाकी रुखसत कर दी गईं। उसने सोचा कि चलो ठीक है, 7 ही काफी है। जगताप साउंड रिकॉर्डिस्ट से मशवरा किया, उसने कहा कि मैं सब ठीक कर लूंगा, ऐसी रिकॉर्डिंग करूंगा कि लोगों को ऐसा मालूम होगा 20 लड़कियां गा रही हैं। जगताप अपने फन को समझता था, चुनांचे उसने रिकॉर्डिंग के लिए साउंड प्रूफ कमरे के बजाय साजिंदों और गाने वालियों को एक ऐसे कमरे में बिठाया जिसकी दीवारें सख्त थी, जिन पर ऐसा कोई गिलाफ चढ़ा हुआ नहीं था कि आवाज दब जाए। फिल्म बेवफा का मुहूर्त उसी कोरस से हुआ। सैकड़ों आदमी आए, उनमें बड़े बड़े फिल्मी सेठ और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। ABC प्रोडक्शंस के मालिक ने बड़ा एहतमाम किया हुआ था। पहले गाने की 2-4 रिहर्सलें हुई। मिस माला खांडेकर ने भट्टासावे के साथ पूरा ताउन किया। 7 लड़कियों को फर्दन फर्दन आगाह किया कि खबरदार रहें और कोई मसला पैदा न होने दें। भट्टासावे पहली ही रिहर्सल से मुतमिन था, लेकिन उसने मजीद इत्मीनान की खातिर चंद और रिहर्सलें कराईं। इसके बाद जगताप से कहा कि वो अपना इत्मीनान कर ले। उसने जब साउंड ट्रैक में ये कोरस पहली मर्तबा हेडफोन लगाकर सुना तो उसने खुश होकर बहुत ऊंचा ओके कह दिया। हर साज और हर आवाज अपने सही मुकाम पर थी। मेहमानों के लिए माइक्रोफोन का इंतजाम कर दिया गया था। रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो उसे ऑन कर दिया गया। भट्टासावे की आवाज भोंपू से निकली, सॉन्ग नंबर 1 टेक फर्स्ट रेडी 1 2 और कोरस शुरू हो गया। बहुत अच्छी कंपोजिशन थी। 7 लड़कियों में से किसी एक ने भी कहीं गलत सुर न लगाया। मेहमान बहुत महजूज हुए। सेठ, जो मौसीकी क्या होती है इससे भी कतई ना आशना था, बहुत खुश हुआ, इसलिए कि सारे मेहमान इस कोरस की तारीफ कर रहे थे।
भट्टासावे ने साजिंदों और गाने वालियों को शाबाशियां दी। खासतौर पर उसने मिस माला का शुक्रिया अदा किया जिसने उसको इतनी जल्दी गाने वालियां फराहम कर दी। इसके बाद वो जगताप साउंड रिकॉर्डिस्ट से गले मिल रहा था कि ABC प्रोडक्शंस के मालिक सेठ रणछोड़ दास का आदमी आया कि वो उसे बुला रहे हैं, अजीम गोविंदपुरी को भी। दोनों भागे स्टूडियो के उस सिरे पर गए जहां महफिल जमी थी। सेठ साहब ने सब मेहमानों के सामने 100 रुपए का सब्ज नोट इनाम के तौर पर पहले भट्टासावे को दिया, फिर दूसरा अजीम गोविंदपुरी को। वो मुख्तसर सा बागीचा जिसमें मेहमान बैठे थे तालियों की आवाज से गूंज उठा। जब मुहूर्त की ये महफिल बर्खास्त हुई तो भट्टासावे ने अजीम से कहा, माल पानी है, चलो आउटडोर चलें। अजीम उसका मतलब न समझा, आउटडोर कहाँ? भट्टासावे मुस्कुराया, माजे लगे, मेरे लड़के मौज शौक करने जाएंगे। 100 रुपया तुम्हारे पास है, 100 हमारे पास, चलो। अजीम समझ गया, लेकिन वो उसके मौज शौक से डरता था। उसकी बीवी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे भी, उसने कभी अयाशी नहीं की थी, मगर इस वक्त वो खुश था। उसने अपने दिल से कहा, चलो रे, देखेंगे क्या होता है। भट्टासावे ने फौरन टैक्सी मंगवाई, दोनों उसमें बैठे और ग्रांट रोड पहुंचे। अजीम ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं भट्टासावे? वो मुस्कुराया, अपनी मौसी के घर। और जब वो अपनी मौसी के घर पहुंचा तो वो मिस माला खांडेकर का घर था। वो उन दोनों से बड़े तपाक के साथ मिली, उन्हें अंदर अपने कमरे में ले गई, होटल से चाय मंगवा कर पिलाए। भट्टासावे ने उससे चाय पीने के बाद कहा, हम मौज शौक के लिए निकले हैं तुम्हारे पास, तुम हमारा कोई बंदोबस्त करो। माला समझ गई, वो भट्टासावे की असाइनमेंट थी, इसलिए उसने फौरन मराठी जबान में कहा, जिसका ये मतलब था कि मैं हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। दरअसल भट्टासावे अजीम को खुश करना चाहता था, इसलिए कि उसने उसको मुलाजिमत दिलवाई थी। चुनांचे भट्टासावे ने मिस माला से कहा कि वो एक लड़की मुहैया कर दे। मिस माला ने अपना मेकअप जल्दी जल्दी ठीक किया और तैयार हो गई। सब टैक्सी में बैठे। पहले मिस माला प्लेबैक सिंगर शांता करुणाकरन के घर गई, मगर वो किसी और के साथ बाहर जा चुकी थी। फिर वो अनसुया के यहाँ गई, मगर वो इस काबिल नहीं थी कि उनके साथ ऐसी मुहिम पर जा सके। मिस माला को बहुत अफसोस था कि उसे 2 जगह नाउम्मीदी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसको उम्मीद थी कि मुआ मला हो जाएगा। चुनांचे टैक्सी गोलपेठा की तरफ चली। वहाँ कृष्णा थी, 15-16 बरस की गुजराती लड़की, बड़ी नर्म और नाजुक सुर में गाती थी। माला उसके घर में दाखिल हुई और चंद लम्हात के बाद उसको साथ लिए बाहर निकल आई। भट्टासावे को उसने हाथ जोड़ के नमस्कार किया और अजीम को भी। माला ने ठेठ दलालों के से अंदाज में अजीम को आंख मारी और गोया खामोश जबान में उससे कहा, ये आपके लिए है। भट्टासावे ने उस पर निगाहों ही निगाहों में साथ कर दिया। कृष्णा अजीम गोविंदपुरी के पास बैठ गई। चूंकि उसको माला ने सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो उससे चुगली करने लगी। अजीम लड़कियों का सा हिजाब महसूस कर रहा था। भट्टासावे को उसकी तबीयत का इल्म था, इसलिए उसने टैक्सी एक बार के सामने ठहराई, सिर्फ अजीम को अपने साथ अंदर ले गया। नगमा निगार ने सिर्फ 1-2 मर्तबा पी थी, वो भी कारोबारी सिलसिले में। ये भी कारोबारी सिलसिला था। चुनांचे उसने भट्टासावे के इसरार पर 2 पैग रम के पिए और उसको नशा हो गया। भट्टासावे ने एक बोतल खरीद के अपने साथ रख ली। अब वो फिर टैक्सी में थे। अजीम को इस बात का कतई इल्म नहीं था कि उसका दोस्त भट्टासावे 2 गिलास और सोडे की बोतलें भी साथ ले आया है। अजीम को बाद में मालूम हुआ कि भट्टासावे प्लेबैक सिंगर कृष्णा की मां से ये कह आया था कि जो कोरस दिन में लिया गया था, उसके जितने टेक थे सब खराब निकले हैं, इसलिए रात को फिर रिकॉर्डिंग होगी। उसकी मां वैसे कृष्णा को बाहर जाने की इजाजत कभी न देती, मगर जब भट्टासावे ने कहा कि उसे और रुपए मिलेंगे तो उसने अपनी बेटी से कहा, जल्दी जाओ और फारिग होकर सीधी यहाँ आओ, वहाँ स्टूडियो में न बैठी रहना। टैक्सी वली पहुंची, यानी साहिल समुंदर के पास। ये वो जगह थी जहाँ ऐश परस्त किसी न किसी औरत को बगल में दबाया करते। एक पहाड़ी सी थी, मालूम नहीं मसनूई या कुदरती। उस पर चढ़ते काफी वसीअ और क्रीज सतह मुर्तफा किस्म की जगह थी।
उसमें लंबे फासलों पर बेंचें रखी हुई थी, जिन पर सिर्फ एक एक जोड़ा बैठता। सबके दरमियान लिखा समझौता था कि वो एक दूसरे के मुआमले में मुखिल न हो। भट्टसावे ने जो कि अजीम की दावत करना चाहता था, वली की पहाड़ी पर कृष्णा को उसके सुपुर्द कर दिया और खुद माला के साथ टहलता टहलता एक जानिब चला गया। अजीम और भट्टसावे में 150 गज का फासला होगा। अजीम, जिसने गैर औरत के दरमियान हजारों मील का फासला महसूस किया था, जब कृष्णा को अपने साथ लगे देखा तो उसका ईमान मुतज़लज़ल हो गया। कृष्णा ठेठ मरहठी लड़की थी, सांवली सलोनी, बड़ी मजबूत, शदीद तौर पर जवान, और उसमें वो तमाम दावतें थी जो किसी खुल खेलने वाली में हो सकती हैं। अजीम चूंकि नशे में था, इसलिए वो अपनी बीवी को भूल गया और उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि कृष्णा को थोड़े अरसे के लिए बीवी बना ले। तो उसके दिमाग में मुख्तलिफ शरारतें पैदा हो रही थी, कुछ रम के बायस और कुछ कृष्णा की कुर्बत की वजह से। आमतौर पर वो बहुत संजीदा रहता था, बड़ा कम गो, लेकिन उस वक्त उसने कृष्णा के गुदगुदी की, उसको कई लतीफे अपनी टूटी फूटी गुजराती में सुनाए। फिर जाने उसे क्या ख्याल आया कि जोर से भट्टसावे को आवाज दी और कहा, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। भट्टसावे माला के साथ आया। अजीम को मोटी सी गाली दी और हंसने लगा। वो समझ गया था कि अजीम ने उससे मजाक किया है, लेकिन उसने सोचा बेहतर यही है किसी होटल में चलें जहां पुलिस का खतरा न हो। चारों उठ रहे थे कि पीली पगड़ी वाला नमूदार हुआ। उसने ठेठ सिपाहियाना अंदाज में पूछा, तुम लोग रात के 11 बजे यहाँ क्या कर रहा है? मालूम नहीं, 10 बजे से पीछे यहाँ बैठना ठीक नहीं है, कानून है। अजीम ने संतरी से कहा, जनाब अपन फिल्म का आदमी है। ये छोकरी, उसने कृष्णा की तरफ देखा, ये भी फिल्म में काम करती है। हम लोग किसी बुरे ख्याल से यहाँ नहीं आए, यहाँ पास ही जो स्टूडियो है उसमें काम करते हैं, थक जाते हैं तो यहाँ चले आते हैं कि थोड़ी सी तफरी हो गई। 12 बजे हमारी शूटिंग फिर शुरू होने वाली है। पीली पगड़ी वाला मुतमिन हो गया। फिर वो भट्टसावे से मुखातिब हुआ, तुम इधर क्यों बैठा है? भट्टसावे पहले घबराया, लेकिन फौरन संभल कर उसने माला का हाथ अपने हाथ में लिया और संतरी से कहा, ये हमारा वाइफ है, हमारी टैक्सी नीचे खड़ी है। थोड़ी सी और गुफ्तगू हुई और चारों की खलासी हो गई। इसके बाद उन्होंने टैक्सी में बैठकर सोचा कि किस होटल में चलें। अजीम को ऐसे होटलों के बारे में कोई इल्म नहीं था जहां आदमी चंद घंटों के लिए किसी गैर औरत के साथ खलवत इख्तियार कर सके। भट्टसावे ने बेकार उससे मशवरा किया, चुनांचे उसको फौरन डॉकयार्ड का सी व्यू होटल याद आया और उसने टैक्सी वाले से कहा कि वहां ले चलो। सी व्यू होटल में भट्टसावे ने 2 कमरे लिए। एक में अजीम और शांता चले गए, दूसरे में भट्टसावे और मिस माला खांडेकर। कृष्णा बदस्तूर मुजस्सम दावत थी, लेकिन अजीम, जिसने 2 पैगा और पी लिए थे, फलसफी रंग इख्तियार कर गया था। उसने कृष्णा को गौर से देखा और सोचा कि इतनी कम उम्र की लड़की ने गुनाह का ये भयानक रास्ता क्यों इख्तियार किया? खून की कमी के बावजूद इसमें इतनी तपिश क्यों है? कब तक ये नर्मो नाजुक लड़की जो गोश्त नहीं खाती अपना गोश्त पोस्ट बेचती रहेगी? अजीम को उस पर बड़ा तरस आया, चुनांचे उसने वाइज बनकर उससे कहना शुरू किया, कृष्णा, मासियत की जिंदगी से किनारा कश हो जाओ। खुदा के लिए इस रास्ते से जिस पर कि तुम गामज़न हो, अपने कदम हटा लो। ये तुम्हें ऐसे मुहीब गार में ले जाएगा जहां से तुम निकल नहीं सकोगी। इस्मत फरोशी इंसान का बदतरीन फेला है। ये रात अपनी जिंदगी की रोशन रात समझो, इसलिए कि मैंने तुम्हें नेको बद समझा दिया है। कृष्णा ने उसका जो मतलब समझा वो ये था कि अजीम उससे मोहब्बत कर रहा है। चुनांचे वो उसके साथ चिमट गई और अजीम अपना गुनाह व सवाब का मसला भूल गया। बाद में वो बड़ा नादिम हुआ। कमरे से बाहर निकला तो भट्टसावे बरामदे में टहल रहा था, कुछ इस अंदाज से जैसे उसको भड़ों के पूरे छत्ते ने काट लिया है और डंक उसके जिस्म में खुबे हुए हैं। अजीम को देखकर वो रुक गया, मुतमिन कृष्णा की तरफ एक निगाह डाली और पेचोताब खाकर अजीम से कहा, वो साली चली गई। अजीम, जो अपनी नदामत में डूबा था, चौंका। कौन? वही माला। क्यों? भट्टसावे के लहजे में अजीब ओ गरीब एहतजाज था। हम उसको इतना वक्त चूमते रहे, जब बोला कि आओ तो साली कहने लगी, तुम हमारा भाई है,
ہم نے کسی سے شادی کر لی ہے اور باہر نکل گئی کہ وہ سالہ گھر میں آ گیا ہوگا۔ دوستوں کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہندی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔